नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एसएससी विथ नीरज आरआरबी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 का कल के दिन हमने 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के लगभग 20 जितने क्वेश्चन देखे। आज हम थर्ड थर्ड शिफ्ट के लगभग 2 से 4 क्वेश्चन देखेंगे। उसके अलावा 3 मार्च यानी कि जो कल के दिन एग्जाम हुआ था 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, तो पहले शिफ्ट में हमारे पास लगभग 4 सवाल हैं। उसके अलावा दूसरा जो शिफ्ट हुआ था ना दोस्त, दूसरे शिफ्ट में भी हमारे पास लगभग 2 सवाल है। किसके? सेकेंड यानी कि 3 मार्च। 3 मार्च आएगा, 3 मार्च के भी हमारे पास कुछ सवाल है, और 3 मार्च का तीसरा जो शिफ्ट था उसका भी कुछ सवाल हमारे पास है। तो दोस्तों, हम आपके साथ फटाफट स्लाइड शो कर देते हैं, उसके बाद अपना सॉल्यूशन हम साझा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल फॉलो करने से आपको फायदा ये होगा कि 2-4 क्वेश्चन जो शिफ्ट में मेरे दोस्तों के माध्यम से मुझे मिलेंगे, मैं आपको सीधा प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें हुआ क्या कि मेरे 4 दोस्तों से 4 शिफ्ट के कुछ कुछ क्वेश्चन जो एक्यूरेसी के साथ मिले, जो एकदम ऑथेंटिक थे, वही सॉल्यूशन मैं आपके साथ आज साझा करूंगा। इसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको ट्रेन में जाना था, इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन के टाइप वो नहीं बता पाए। तो जितने भी टाइप बता पाए हैं, मैं शांति शांति से फटाफट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है कौन सा है? पहला हमारा सवाल है कि यदि बेलन यदि बेलन की त्रिज्या में 30% की कमी और ऊंचाई में 224% की वृद्धि होती है, तो आयतन में कितना आ जाएगा प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे हिंट देखना है। हिंट मेरे को दे रखा था, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का बात हुआ है, त्रिज्या और ऊंचाई का बात हुआ है, आयतन का प्रभाव पूछा है। तो हकीकत में बेलन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का मतलब होता है वी। तो वी बराबर होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। निकालना क्या है? तो परसेंटेज आएगा, यानी कि जो v होता है ना, आर स्क्वायर और एच के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा v है ना, v सीधे आर मल्टीप्लाई एच है। तो एक हिसाब से मैं चाहूंगा तो v जो होता है हमारा क्या, आयतन, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, इसको मैं शांति से किस फॉर्म में निकाल सकता हूँ? ये कलर मुझे लग रहा है कि थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, मैं कलर को चेंज कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, उस हिसाब से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट परसेंटेज के माध्यम से सक्सेसिव के थ्रू मैं आंसर निकाल दूंगा। सक्सेसिव का मतलब क्या है? मैंने सक्सेसिव में निकाला कि माना जो पहले आर जो था हमारा त्रिज्या 100 था, 100 से हमारी त्रिज्या 70, 30% की कमी आई यानी कि 70 हो गई है। सेम हमारी जो दूसरी त्रिज्या है वो भी कितनी हो गई है? 70 हो गई है। जो हमारी ऊंचाई थी जो पहले 100 थी, अभी कितनी बढ़ चुकी है? तो 224% बढ़ जाने का सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि 324% बढ़ जाना। इसका मैंने सीधा सीधा क्या ले लिया? सक्सेसिव। सक्सेसिव परसेंटेज निकाल दिया, लेकिन मैंने रेशियो से किया है। रेशियो का सीधा सीधा मतलब क्या आएगा? यहाँ का जो 2 जीरो है वो पूरा का पूरा 100 से कट जाएगा। यहाँ पे 100 आएगा, और यहाँ पे क्या दे रखा था आपको? तो मेरे को दे रखा था 324 गुणा, मेरे को दे रखा था 50, 50 नहीं दे रखा दोस्त, 49 आ जाएगा। 49 आ जाएगा का मतलब यहाँ पे ये दोनों को मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज करना, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को इरेज करना आज ही मैंने सीखा है। तो ये दोनों को इरेज कर देता हूँ मैं शांति से। यहाँ पे लिखना मेरे को क्या था? 49 लिखना था मुझे। तो यहाँ पे 49 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा था दोस्तों कि 324 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। तो 49 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। तो अल्टीमेट आपको प्रभाव निकालना था, तो प्रभाव के लिए मैंने क्या किया? डिवाइडेड 100 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी 100 के ऊपर आएगी। तो मेरे को सबसे पहले 324 का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा देता हूं कि 324 का मल्टीप्लाई कर देना है 50 - 1, यानी कि सबसे पहले जीरो ले लिया, 5 चौका 20 का जीरो, 8 से लगो 2, 5 दूना 10, 12 का 2, 8 से लगो 1, 15 और 1 16, यानी कि 16,200 को माइनस कर देना है। कितने में से? 324 माइनस कर देना है। मैंने 400 माइनस किया, यानी कि 15,800 बचा। 15,800 अगर
100 में मैं 24 माइनस करूंगा तो मेरे को दे रखा था 76। अल्टीमेट यहाँ पे जो है ना 100 था। तो दोस्तों ये जितना भी था ओनली फॉर कैलकुलेशन था, किसका कैलकुलेशन था। तो जो 100 के परसेंटेज में जो प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे आएगा, कितना आ जाएगा 158.76। यानी कि अगर मेरे को बताना है कि आयतन में कितना प्रभाव पड़ा तो इसका आंसर आ जाएगा कि 58 पॉइंट आ जाएगा 76। कितना 58.8 58.76% का प्रभाव पड़ा। ये वाला टाइप आपको समझना जरूरी था। ये जितना भी है आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है। आपको सीधा 100% का 70%, 100 का 70%, 100 का 324% फ्रैक्शन वैल्यू के थ्रू, यानी कि रेशियो से सक्सेसिव माध्यम से आप सीधा का सीधा 58.76 निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एकदम आसान सा था, इसमें ऐसा बोला गया था कि जो संख्या है, संख्या क्या दिया था, संख्या दिया था 0.624 का सरलतम रूप। यहाँ पे क्या है, एक दशमलव को उड़ाया यानी कि टोटल 3 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो को काटने के लिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 125 है। 125 पंचे 625 होता है और 125 अट्ठे मेरे को दे रखा था 100 होता है। तो जो हमारा ऑप्शन था 110%, मेरे दोस्त ने बोला था 5/8 ऑप्शन में था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दो सवाल मैंने काफी शांति से समझा दिया। स्पीड मेरे को आज बरकरार रखना है, तो आप शांति से ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हमको आगे बढ़ना चाहिए था। इसको हम रफ करके तीसरा सवाल फटाफट पढ़ेंगे कि 5 संख्याएं हैं अपने पास। तो 5 संख्याओं का योग दे रखा था, 5 संख्या का योग दिया है, शुरू की 2 संख्याओं का एवरेज दिया है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया है। तो तीसरे नंबर वाली संख्या पूछी थी। ठीक, ये वाला डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको क्या बताया कि 5 संख्या का योग दिया होगा। जैसे कि मान लिया कि 5 संख्याओं का योग कितना था, 500 था। तो शुरुआत की 2 संख्या का अगर एवरेज 50 होगा तो 50 का मेरे को क्या करना पड़ेगा, 50 गुणा मेरे को दे रखा था 50 गुणा 2 करना पड़ेगा। तो शुरुआत की 2 संख्या आ जाएगी। माइनस मैंने मान लिया कि लास्ट की 2 संख्या अगर मान लेते हैं 60 है, तो 60 माइनस मेरे को 2 करना पड़ेगा, यानी 120 और 100 आ जाएगा, 220 मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारा थर्ड नंबर होगा ना, थर्ड नंबर, तो तीसरे नंबर का जो संख्या होगी कितनी होगी, तो हमारी संख्या जाएगी 280। मैं आपको ओनली फॉर टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस टाइप का सवाल था, कि हकीकत में अपने को शुरुआत के 2 नंबर का एवरेज और लास्ट के 2 नंबर का एवरेज दे रखा है। तो थर्ड जो नंबर होता है ना दोस्त, वो थर्ड नंबर पूछा था। मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन एकदम आसान सा सवाल है। औसत आपको आना चाहिए, औसत से लगभग 3 से 4 सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा एक चक्रवर्ती ब्याज का था, काफी ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है कि 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से यानी कि 3 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हुआ था और मूलधन निकालना था। मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन मैं तरीका बता देता हूं। देखो दोस्त, 3 साल का निकालना है तो 20% वार्षिक दर से जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। चलो ठीक है। अगर कोई बोले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो तो हम आपको माने। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 3a डॉट में आ जाएगा, 3a का स्क्वायर आ जाएगा और a का क्यू आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। a का मतलब क्या है, जिसका आपको निकालना है, लास्ट के 4 डिजिट आ जाएंगे। अगर 20% का 3 साल का अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले 20 का क्यू करूंगा तो मेरे को दे रखा था 8000, 80 मेरे हाथ में है। 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 आएगा, 400 का 3 से गुणा करूंगा तो 1200 आ जाएगा। तो 1200 और 80, तो 80 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को पॉइंट लगाना पड़ेगा। और 20 तिया 60 और 72। बहुत से दोस्तों को पता होगा कि 20% का 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है 72.8% है। तो मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर अंतर मेरे को दिया गया है, कितना दिया गया है, तो हकीकत में 12.8% तुम्हारा अंतर हो जाएगा।
जितनी भी वैल्यू दिया होगा वो तुमको क्वेश्चन मार्क में होगा, वैल्यू निकल जाएगी 100%, तुम्हारा क्या हो जाएगा, मूलधन। बहुत बार मैंने एसएससी जीडी में ये वाला टाइप समझाया है, आज भी समझा दिया कि कभी भी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो आपको दोनों का परसेंटेज अलग अलग काउंट करके और उसका डिफरेंट दिया होगा, तो डिफरेंट यहाँ पे था 12.8%, 100% आपको मूलधन निकालना था। तो मुझे लग रहा है दोस्तों मैंने काफी शांति से और स्पीड में ये सब सवाल आपको समझा दिए। इसके बाद हम चलते हैं कौन से शिफ्ट में, तो अब सीधे चलते हैं हम 3 मार्च, यानी कि जो कल के दिन हुआ था, 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट। 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के हम क्वेश्चन को फटाफट निपटाते हैं। ये वाला जो एवरेज वाला था ना दोस्त, मैंने कल भी आपको कराया था, आज वापस से करा देता हूँ। सवाल क्या था, सवाल ये है कि 5 संख्या है, तो 5 संख्याओं का योग मेरे को दे रखा था 655। चलो ठीक है, 5 संख्याओं का योग दे रखा था, शुरू की 2 संख्याओं का औसत अगर 77 है, तो 77 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। ये 2 संख्या है। इसके अलावा जो तीसरी संख्या है ना, वो 53 है। ये दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ने के बाद मेरे को दे रखा था 20 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, यानी कि 207 आ जाएगा। तो 55 में से मैंने 7 घटा दिया तो मेरे को दे रखा था 48 बचेगा। 48 बचने के बाद अगर 600, यानी कि 448 बचेगा। लेकिन ये 448 2 संख्याओं की वैल्यू है, कौन सी संख्या, तो चौथे नंबर की संख्या और 5वें नंबर की संख्या। तो बोला गया है कि 2 संख्याओं का जो है ना, 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 2 संख्याओं का औसत जब निकालोगे आप तो 224 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 224। ये डाटा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त ने ऐसा ही बोला था कि 5 संख्याओं का योग दिया था, 2 संख्याओं का औसत दिया था, तीसरी संख्या दिया था, बाकी 2 संख्याओं का औसत निकालना था। तो दोस्तों औसत आपको काफी शांति से और अच्छे से पढ़ना चाहिए, औसत से काफी सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा था, एक और छठा सवाल भी आप देख लीजिए कि किसी संख्या का 24%, 25%, किसी संख्या का 25% 40 है, तो मैंने एकदम आसानी से निकाल दिया कि जो 25% की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 40। मेरे से पूछा गया है तो उसी संख्या का 80% का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इसको 5 से काटा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको 5 से काटूंगा यानी कि 8 आ जाएगा। यानी कि 5 की वैल्यू 8 है, तो मैंने 5 में किससे गुणा किया, तो मैंने 5 में गुणा 16 से गुणा किया, तो कितना जाएगा, 16 पच्चे 80। तो सेम मेरे को क्या करना पड़ेगा, 80% की वैल्यू निकालने के लिए 8 में मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 छक 48 को साइड में रखूंगा, 80 को साइड में रखूंगा, 128 अपना आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर था। ये जो है कल के फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है दोस्तों, हूबहू ऐसा ही डाटा था कि 25% की वैल्यू 40 है तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, मैंने एकदम बराबर कर दिया। 25% को 40 के बराबर कर दिया, काटा तो 5 का वैल्यू आ जाएगा 8, और 5 को गुणा किया किससे, 16 से, तो 8 को भी मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, 16 से। तो 15, 16 पंचे 80%, 16 पंचे 80% और 16 अट्ठे आ जाएगा कितना, 16 अट्ठे 128। तो 128 आपका आंसर आ जाएगा। तो समय की बर्बादी नहीं करेंगे, कल मेरे को लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया था दोस्तों आपका। आज मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको समझाऊं जो मुझे समझाना है आप लोग को। इसके अलावा जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसमें मेरे पास एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइप है। एक सवाल ऐसा था कि भाई दोस्त ने मेरे ऐसा बोला था कि चतुर्थानुपात से सवाल था, तो चतुर्थानुपात से उसने एक डाटा भेजा जो मैंने लगा दिया यहाँ पे, चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात से एक सवाल था, चतुर्थानुपात वाला हम करेंगे, उसके पहले हम एक सवाल पे फोकस करेंगे। एक काम करते हैं ना, चतुर्थानुपात एकदम आसान है। देखो चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थानुपात में होता क्या है कि ए रेशियो बी, डबल रेशियो को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन अथवा मैंने बोला समानुपात बोलते हैं, और सी रेशियो क्वेश्चन मार्क होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, चतुर्थानुपात का फॉर्मूला हो जाता है कि बी गुणा सी बट्टे ए। बी गुणा सी बट्टे ए का मतलब क्या दे रखा था, बी यानी कि 32, सी यानी कि 36। 32 और 36 में अपने को भागा दे देना है 24 का, तो काटो भैया,
36 को काटूंगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, 24 को काटूंगा नीचे 2 आ जाएगा, 2 को काटूंगा ऊपर तो मेरे को 16 आ जाएगा, और 16 तिया 48 आ जाएगा। तो 48 के हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चतुर्थानुपात का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या है, तो बी गुणा सी बट्टे ए। हो गया दोस्तों, हो गया। दोस्तों राइटिंग के ऊपर मत जाइए, पता नहीं ये जो पेन है ना काफी मोटा है तो मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक, देखो इसके अलावा एक सवाल था साधारण ब्याज, सॉरी, लाभ और हानि से एक सवाल था, काफी शांति से पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि एक व्यक्ति दो मोबाइल फोन, कितना, दो मोबाइल फोन 6,000 रुपए में बेचता है, एक पर 25% का लाभ कमाता है, दूसरे पर 25% की हानि। पूरे लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत क्या है। ठीक, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे हिंट की बात करूं तो हिंट दिया गया है दो मोबाइल फोन 6,000 रुपए में बेचता है। इसका मतलब क्या है, ये जो टाइप है ना, इस टाइप को हम बोलते हैं एसपी सेम। क्या बोलते हैं इस टाइप को, एसपी सेम। एसपी सेम का मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस जब सेम होती है तो उसका शॉर्टकट तरीका यही होता है कि कितनी भी वैल्यू दिया है वैल्यू को हमको नहीं लेना है, हम ओनली फॉर परसेंटेज से निपटाएंगे, शांति से निपटाएंगे। कैसे निपटाएंगे, देखो सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है प्लस माइनस ले लूंगा, लाभ हुआ है तो प्लस और हानि हुई है तो माइनस। ठीक, कितना, 4। यानी कि एक हिसाब से दो समान है तो दो समान का सीपी से लेके एसपी का रेशियो निकालना था। पहले में मेरे को दे रहा था 4 के समान में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो यानी 5 हो गया ना, रेशियो निकालूंगा तो 2। यहाँ पे पहले सवाल में क्लियर कट कहा गया ना भाई कि पहले समान में 25% का लाभ हो रहा है और दूसरे समान में 25% की हानि हो रही है। यानी कि 4 के समान में 25% का फायदा यानी कि 5, और 4 के समान में अगर मेरे को 25% का नुकसान हो गया यानी कि सामान तो 3 में बिकेगा। यहाँ पे एसपी जो है आपका सेम होना चाहिए। क्या है, एसपी सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं चाहूँ तो कलर बदल सकता हूँ दोस्तों, तो मैं आपको कलर बदल के समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे मेरे को गुणा 3 किया, यहाँ पे मैंने गुणा 5 किया। अल्टीमेट ये दोनों 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ओवरऑल 4 तिया 12, 5 चौका 20, यानी कि ये जो सामान हो जाएगा 32 का आपका टोटल। मेरे को पूछा गया है ना पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन का मुझे बताना है, यानी कि 32 का सामान जो था आपको 30 में आपने बेचा, तो आपको लाभ होगा या हानि। तो हकीकत में मेरे को -2 का नुकसान हो रहा है, कितने पे, 32 पे। तो माइनस मेरे को दे रखा था -2/32 को मैं काटूंगा तो -1/16, और -1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही होगा क्या जाएगा कि 6.25% का नुकसान हो जाएगा। आंसर अपना सी हो जाएगा। कोई शक है दोस्तों, हकीकत में मैंने कोशिश किया कि एसपी सेम होगा तो कुछ नहीं करेंगे, अपने सबसे पहले अपने क्या करेंगे, तो कंपाउंड, सॉरी, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। किसका, सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे, यानी कि सीपी एसपी का रेशियो लेने में 4 के समान में 25 का प्रॉफिट, 4 के समान में 25 का नुकसान, 32 और 30 का रेशियो हो जाएगा, -2 का नुकसान हुआ है, यानी कि -1/16 का मतलब 6.25 अपना आंसर आ जाएगा। इस टाइप का एक सवाल आया था दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, टाइम की बर्बादी नहीं करेंगे। अब मुझे लग रहा है 3 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें से हम लोगों ने आपको लगभग 6 सवाल अभी तक बता दिए हैं। 6 नहीं बताया, शायद मुझे लग रहा है मैंने 5 बता दिया है, और 2 सवाल आपकी आंखों के सामने हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क से जो सवाल है ना दोस्त, टाइम एंड वर्क वाले सवाल में क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क वाले में क्या दे रखा था, टाइम एंड वर्क वाले में दे रखा था कि जितेश है, जितेश एक निश्चित कार्य को जो है 7 दिनों में कर सकता है, रमेश 16 दिनों में कर सकता है, यदि 2 दिन तक कार्य करते हैं, यदि दोनों 2 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि 2 दिनों बाद आएगा जितेश जो है ना कार्य छोड़ देता है। कौन कार्य छोड़ देता है, सबसे
पहली बात, जितेश कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य को रमेश कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले जितेश के लिए मैंने जे लिया, रमेश के लिए मैंने आर लिया। ये भाई 7 दिन में कर रहा है, ये भाई 16 दिन में कर रहा है। इन लोग का जो टोटल वर्क होता है ना दोस्तों, टोटल वर्क मैंने कितना ले लिया, तो 16 मेरे को दे रखा था, यानी कि 70 72 112 आ जाएगा। तो 112 टोटल वर्क आएगा, यानी कि जे की इफिशियंसी 16 है, आर की इफिशियंसी 7 है। इन लोगों ने 2 दिन तक काम किया, यानी कि 23 इफिशियंसी के साथ अगर कोई 2 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा, तो 46 काम कर देगा। 46 काम अगर ऑलरेडी हो गया है तो कितना काम बचा है, तो काम बच गया है 66 काम अभी बचा है। जो कौन करेगा, जो 66 काम है, उस काम में भाई जो हमारा कौन है, जितेश है, वो कार्य छोड़ देता है। जितेश जो है, जितेश कार्य छोड़ देता है, यानी कि रमेश जो है वो बाकी कार्य करेगा। तो रमेश की इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए, रमेश की इफिशियंसी है 7, यानी कि जो भी 66 काम है उसको 7 इफिशियंसी के साथ करेगा, यानी कि 9, 9 63 आएगा। 9 सही 3/7 दिनों में हमारा रमेश बाकी का कार्य कर देगा। नल और टंकी से कभी भी दो बात ध्यान में रखने का, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख दिया, एक सवाल आया था, डाटा नहीं है हमारे पास। जो भी नल खाली करेगा ना दोस्त, सबसे पहली बात, जो नल खाली करेगा उसको माइनस में लेते हैं, और जो नल भरने का काम करता है, क्या करता है, भरने का कार्य करता है ना, भरने का कार्य, उसको हम प्लस में लेते हैं। उसकी इफिशियंसी की बात हो रही है, खाली करने वाले को माइनस इफिशियंसी, भरने वाले को प्लस इफिशियंसी लेते हैं। ठीक दोस्तों, इसके अलावा एक सवाल था, पता नहीं कैसा सवाल था भाई, मेरे दोस्त को उतना क्लियर पता नहीं था, कि किसी संख्या पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों का ब्याज दिया था। यानी हकीकत में आपको 24% के हिसाब से ब्याज दिया गया था, यानी ये दिया गया था। और 1 वर्ष का मतलब हो जाता है 12% का पूछा था। यानी कि मुझे नहीं लगता है कि अगर मैंने सवाल सही लिखा है, क्योंकि सवाल मेरे को आधा अधूरा दिख रहा है। अगर सवाल पूरा हुआ तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया दोस्तों। कंसेप्ट क्या है कि 24% की वैल्यू अगर आपको दी है तो 12% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कभी भी क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हो गया, हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया, अगर आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़े हैं ना दोस्त, तो आपको ये 4 के 5 के जितने भी टॉपिक है बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो मैंने काफ़ी अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट का जो सवाल था मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की दोस्तों। तो ये मुझे लगता है कि 3 मार्च जो कल के दिन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, मैंने समझा दिया। अब मैं सेकेंड शिफ्ट की बारी आ गया है, कितना, सेकेंड शिफ्ट की। यानी आज मैंने टोटल 4 शिफ्टों को मैच कर दिया है और कोशिश किया है आपको 15 से सवाल जितने जो टाइप रियल एग्जाम वाले हैं मैं समझा पाऊं। ठीक, यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था कि 20,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, सबसे बड़ी बात, की पॉइंट अगर नहीं पढ़े ना तो भाई एग्जाम में पछताओगे। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। जब भी अर्धवार्षिक होता है, यानी कि 1/2 ईयर वाले सवाल में एक बात दिमाग में रखने का, कि जो भी आपका रेट दे रखा ना, रेट कितना दे रखा था, 20%, तो 20% का सबसे पहले आपको क्रॉस टू करना पड़ता है, यानी कि मेरे को दे रखा था 10%, आपका रेट कितना हो जाएगा 10%। अब हकीकत में मेरे को 1.5 ईयर दे रखा था, और मेरे को निकालना क्या है, तो निकालना मेरे को 0.5 ईयर के हिसाब से है। यानी कि ये वाला जब काटूंगा तो हकीकत में मेरे पास 3 ईयर का निकल जाएगा। यानी कि 10% की दर से 3 साल का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा, 33.1%। ये एक्सप्लेन करना जरूरी इसीलिए था क्योंकि बहुत से दोस्तों को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज निकालना आता ही नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो रेट होता है, रेट को मैंने पहले आधा किया तो 10% हो गया। इसके अलावा जो टाइमिंग दिया था, जिसको मैं टी बोल सकता हूँ, जो टाइम था ना, टाइम को जिस हिसाब से दिया था उस हिसाब से मेरे को चेंज करना पड़ा। 1.5 साल
अगर मेरे को छः महीने का अगर ब्याज देना है चक्रवर्ती, तो 1.5 साल में मेरे को 3 बार ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि टोटल ब्याज परसेंट हो जाएगा 33.1%। ठीक, इसके अलावा मेरे को निकालना क्या है, तो ब्याज निकालना है कितने पे, 20,000। तो 20,000 रकम पे मेरे को निकालना है कितना, 20,000 है ना, 33.1 परसेंटेज का मेरे को दो जीरो आएगा। ये वाला एक काटूंगा, ये जीरो कटेगा, ऊपर के दो जीरो काटूंगा, नीचे का 100 कट जाएगा। जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा 6,6 और 2, यानी कि 6,620 रुपया हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें अर्धवार्षिक रूप से प्रैक्टिस कर लेना। काफी शांति से मैंने कोशिश किया है कि आपको समझा पाऊं, और मैंने समझा दिया। इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट में एक सवाल था जो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई डाटा नहीं था, इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से एक पीडीएफ लगा दिया यहाँ पे। आप ध्यान से देखिए, सीपी और एमपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस फॉर्मूला के ऊपर सवाल था। मेरे दोस्त ने ऐसा बोला, तो मैंने एक सवाल ला दिया है, सवाल को आप पढ़िए, और एग्जाम हॉल में ऐसा कुछ आए तो प्लीज अच्छे से करिए। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य, एक सीलिंग फैन जो है ना, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य और मोद्रित मूल्य को ही हम मार्क प्राइस बोलते हैं। तो अंकित मूल्य कितना, 4200 रुपया है, और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है, तो पंखे का लागत मूल्य और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं। तो फॉर्मूला से मैं आपको समझाता हूं, बेसिक से मैंने कल आपको समझाया था। ये सवाल बनेगा सीपी, सीपी निकालना था, सीपी अपॉन मार्क प्राइस। सीपी अपॉन मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, सीपी किस पे बनता है, तो यहाँ पे बनेगा सीपी 100 माइनस जो है ना अपना, यहाँ पे जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस का मतलब डिस्काउंट देना पड़ता है। ये फॉर्मूला है, बहुत से दोस्तों को याद है, बहुत से दोस्तों को याद करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे मेरे को दे रखा था प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। कोई शक नहीं। तो मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया है सीपी की वैल्यू। तो सीपी की वैल्यू निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 5% का डिस्काउंट आएगा। तो 5% का डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 5 यानी कि 95 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 14% का। 100 में अगर 14 जोड़ दूंगा तो 114 हो जाएगा। ठीक, और मेरे को जो मार्कअप परसेंटेज दे रखा था, मार्कअप वैल्यू जो थी आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो मार्कअप जो है ना, मार्कअप वैल्यू यानी कि लागत मूल्य जो है हमारा 4200 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटना है। 19 का पढ़ा मेरे को याद है, तो मेरे को दिख रहा है कि 19 छक आ जाएगा। 19 छक मेरे को दे रखा था 114, और 19 पंचे मेरे को 95 दे रखा था, और 6 से जैसे काटा तो ऊपर मेरे को दे रखा था 700 आ जाएगा। यानी कि 7 पच्चे 3500 रुपया तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, लागत मूल्य। आंसर डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये परसेंटेज से कल में जो था ना, कल मैंने बेसिक से समझाया था। बेसिक क्या है, तो सीपी लिया, सीपी से समझाया, सीपी के बाद मार्कअप लिया, फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था। यहाँ से मेरे को दे रखा था कितना, -5% का डिस्काउंट है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, निकालना पड़ा। यहाँ से ओवरऑल जो था ना, ओवरऑल मेरे को दे रखा था कि +14% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो कल दोस्तों मैंने बेसिक से आपको समझाया था, क्या बेसिक से समझाया था, आज मैंने आपको फॉर्मूला से समझा दिया। तो कभी भी सीपी यानी कि लागत मूल्य और अंकित मूल्य से अगर कोई भी फॉर्मूला पूछे, तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। कल मैंने ये सवाल बेसिक से बताया था, आज मैंने फॉर्मूला से बता दिया। ठीक, इसके अलावा एवरेज पता नहीं इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। एवरेज के ऊपर में मेरे दोस्त ने ऐसा बोला कि जो सेकेंड शिफ्ट है ना, कल की सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन किससे आए थे, औसत से आए थे। तो औसत प्लीज मेरे भाइयों बेसिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं एवरेज वाले में। इसके अलावा अगर मैं आगे जाने की कोशिश करूं, तो मुझे लग रहा है मेरी लास्ट स्लाइड, चौथा जो 3 मार्च का जो है ना, 3 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट है, यानी कि 3 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का एक भी टाइप मेरे पास नहीं है। क्यों, क्योंकि जो मेरा दोस्त थे
दो से तीन लड़के ऐसे थे जिनको ट्रेन में जाना था, इस वजह से वो क्वेश्चन का टाइप नहीं बता पाए, संख्या बता दिए कि एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ से दो सवाल था, एवरेज से दो था, पाइप और टंकी से दो था, टाइम एंड वर्क से दो था, बॉड मास का तो सबको पता ही होगा यार। बॉड मास अगर कोई गलती करता है ना यार, तो उसको तो क्या ही बोलूं, बॉड मास। बॉड मास का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट पे ध्यान देना होता है, फिर ऑफ का मतलब का होता है, हिंदी में इसको का बोलते हैं। डी का मतलब डिवाइड यानी कि भागा होता है, एम का मतलब गुणा होता है, ए का मतलब जोड़ होता है, एस का मतलब घटाव होता है। यानी कि नंबर बाय नंबर सीक्वेंस में अपने को काम करना रहता है बॉड मास। सिंप्लीफिकेशन वही हुआ, सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास मुझे लगता है कि सेम ही पूछ रहा है, अलग अलग कुछ नहीं पूछ रहा है इसमें। परसेंटेज से दो था, डिस्काउंट से दो था, टाइम स्पीड और डिस्टेंस एक था, ट्रेन वाला तो भैया देख, जब भी दो ट्रेनें आएंगी तो L1 प्लस L2 कर सकता हूँ ना, L1 प्लस L2 कर दूंगा। उसके बाद कभी भी क्या जाएगी, सापेक्ष गति आ जाएगी, क्या सापेक्ष गति आ जाएगी, और उसके बाद उनका समय दे देगा। तो कभी भी ट्रेन वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लग रहा है मैंने आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया है, तो जैसे क्वेश्चन आएंगे मेरे पास वैसे मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा दोस्तों, तो टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।